दोस्तों को नमः संस्कृताय। दोस्तों आज हम लोग नया टॉपिक संधि को आरंभ करेंगे जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी है इसको आरंभ करते हैं। दोस्तों आज हम लगभग 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि संधि शब्द जो है वो किस लिंग का है। संधि शब्द है वो किस लिंग का है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों जो संधि शब्द है वो हमारा सम उपसर्ग प्लस जो हमारी धा धातु होती है उस धा धातु के योग से और जो हमारा की प्रत्यय है इसके योग से बना है। सम प्लस धा प्लस की। सम यहाँ पर उपसर्ग है, धा धातु है, की प्रत्यय है। तो दोस्तों जितने भी शब्द की प्रत्यांत होते हैं वो सभी पुल्लिंग में होते हैं, इसीलिए जो हमारा संधि शब्द है वो पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? संधि शब्द जो है हमारा वो पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। अगला है दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं और दो पदों या शब्दों के योग से जो विकार होता है उसे समास कहते हैं दोस्तों। और जो दो वाक्यों के योग से बनता है उसे कारक कहते हैं। अगला है दोस्तों दूसरा प्रश्न था कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर वर्ण पूछा गया है। अगला है दोस्तों वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम। वर्णानाम परस्परम विकृति मत संधानम अर्थात जो वर्ण होते हैं उनका आपस में जो विकृतिपन होता है उसको संधानम उसको जोड़ना क्या कहलाता है? संधि ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों संधि के लिए अनिवार्य तत्व है। तो दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा परह सन्निकर्षा सहिंता। क्या है? अर्थात वर्णों की जो अत्यंत निकटता होती है दोस्तों उसे हम संधि कहते हैं और संधि का ही दूसरा नाम सहिंता है। अर्थात वर्णों की जो निकटता होती है उसे सहिंता कहते हैं। तो परह सन्निकर्षा सहिंता। तो संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व है वो कौन सा है? तो संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व है दोस्तों वो सहिंता है। अगला है दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाता है। जो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं वही है, दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही क्या कहलाता है? तो ये सहिंता कहलाता है। अर्थात संधि में सहिंता का अधिकार चलता है। इसे दोस्तों आइए एक उक्ति के माध्यम से जानेंगे। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो दोस्तों इस जो दो लाइनों की उक्ति है इसका अर्थ है जो संहिता होती है कहाँ कहाँ अनिवार्य होती है और कहाँ कहाँ ऐच्छिक होती है। तो दोस्तों संहिता का अर्थ है संधि करना। तो संहिता एक पदे नित्या अर्थात एक पद में नित्य है, नित्य करना आवश्यक है। संहितैक पदे नित्या अर्थात एक पद में जो संधि अनिवार्य है और नित्या धातु उपसर्गयो और धातु उपसर्ग में भी अनिवार्य है। और उसके बाद है दोस्तों नित्या समासे समास में भी संहिता अनिवार्य है। और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि विवक्षाम अपेक्षे अर्थात जो इच्छा के ऊपर आधारित है वो वाक्य में वाक्य में तो सविवक्षाम अपेक्षते आपकी इच्छा के ऊपर है, चाहे हम संधि करें और चाहे संधि ना करें। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है खाली स्थान में तो हमारा आ जाएगा वाक्य में।
अगला है दोस्तों, यहाँ पर है कि संधि या संहिता कहाँ कहाँ नित्य मानी गई है। तो जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं कि संहिता एक पद में नित्य होती है। दोस्तों एक पद का मतलब यही हुआ है, जैसे है पो प्लस अन, तो बराबर ओ और आ के योग से अब हो जाएगा, पवन हो जाएगा। तो ये हमारा एक पद में संहिता नित्य होती है। और उपसर्ग और धातु में भी संहिता नित्य होती है। किस किस में दोस्तों? उपसर्ग और धातु में भी संहिता नित्य होती है। उपसर्ग और धातु में भी नित्य होती है और समास में भी नित्य होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लेकिन वाक्य में आपकी इच्छा के ऊपर होता है, कर्ता की इच्छा के ऊपर होता है, चाहे वो करे या ना करे। अर्थात जो वक्ता होता है उसी के ऊपर होता है वाक्य में, करे या ना करे। अगला है दोस्तों, संहिता जो विवक्षाधीन होती है कब? अर्थात इच्छा के ऊपर कब होती है, अर्थात किस में होती है? एक पद में तो नित्य होती है और समास में भी नित्य होती है, उपसर्ग धातु में भी नित्य होती है। लेकिन जो हमारा वाक्य होता है, वाक्य में जो विवक्षाम अधीन अर्थात वक्ता की इच्छा के ऊपर होती है, श्रोता की इच्छा के ऊपर होती है, वो चाहे करे या ना करे, बोलने वाले वक्ता के ऊपर होती है दोस्तों। अगला है कि संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं। नमे का देखेंगे 9 जो प्रश्न है, संधि के मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? संधि के मुख्य भेद होते हैं 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अगला है दोस्तों कि स्वर वर्ण से मेल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जैसे है विद्या प्लस आलय, तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है और आलय का पहला अक्षर, इसका पहले शब्द का अंतिम, दूसरे का पहला, ये दोनों आपके स्वर हैं। तो यही पूछा गया स्वर का स्वर से मेल को क्या कहते हैं, तो स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों संस्कृत में अर्थात स्वर का दूसरा नाम अच भी है, क्योंकि अच ही स्वर होते हैं और जो हल होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो स्वर संधि या फिर अच संधि, तो उपरोक्त दोनों ए भी सही है। अगला है दोस्तों, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यदि व्यंजन के बाद कोई शब्द आता है तो संधि हमारी व्यंजन या हल ही होगी। हलों को व्यंजन कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। अगला है दोस्तों कि संधि के कारण हो सकता है। भैया संधि के कारण क्या परिवर्तन होता है? कोई वर्ण लोप होता है, जी हाँ लोप भी होता है। कोई नया वर्ण आता है, जी हाँ दोस्तों नया वर्ण भी आता है। और दो में से एक का द्वित्व होता है, जी हाँ दोस्तों द्वित्व भी होता है। तो उपरोक्त सभी क्रियाएं होती हैं, इसलिए डी सही है। अगला है दोस्तों, हल या व्यंजन संधि में विकार किसका होता है। नाम ही है दोस्तों जिसमें हल का विकार हो, हल संधि है। हल के मतलब है कि व्यंजन का विकार हो, और स्वर का या अचों का विकार हो तो अच या स्वर संधि है। जब हल या व्यंजन संधि में विकार होगा तो भैया व्यंजनों का ही होगा। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि, ये जो संधि है सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, चाहे आप टैट, सी टैट, यूपी टैट या फिर दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या किसी अन्य राज्य से संबंधित परीक्षा की तैयारी करते हैं संस्कृत विषय को लेकर, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला है दोस्तों, वाक्य में संधि करना अथवा ना करना कैसा है। तो हमने बता चुके हैं वाक्य में संधि करना या ना करना हमारे इच्छा के ऊपर है, जिसे बोलते हैं ऐच्छिक है। अगला है दोस्तों, संधि है। तो संधि क्या पदविधि है? नहीं दोस्तों, समास जो होती है वो होती है पदविधि, लेकिन जो संधि होती है वर्ण विधि होती है, क्योंकि इनमें दो वर्णों का ही दोस्तों मेल करते हैं। अगला है यहाँ पर कि व्याकरण से संबंधित संधि कौन सी नहीं है। स्वर संधि भी है, व्यंजन भी है, विसर्ग भी होती है, लेकिन जो मुख्य संधि होती है वो व्याकरण से संबंधित नहीं होती है, ये साहित्य से संबंधित होती है। अगला है भैया अकः सवर्णे दीर्घा किस संधि का सूत्र। अकः सवर्णे दीर्घा अर्थात अक के बाद वही वर्ण आए, सवर्णे माने वही वर्ण, तो दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ मिलकर ई हो जाता है, उ मिलकर दीर्घ उ हो जाता है, ई मिलकर दीर्घ ई हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। 17 का आपका पहला ही ऑप्शन सही दोस्तों, अका सवर्णे दीर्घ दीर्घ का है। अगला देखते हैं,
यहाँ पर है अकह सवर्णे दीर्घा में अक प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध होता है। अकह सवर्णे दीर्घा में जो अक प्रत्याहार से कितने वर्णों का बोध होता है। तो दोस्तों प्रत्याहार का निर्माण कैसे करते हैं, माहेश्वर सूत्रों से करते हैं। जैसे हमारा जो पहला दोस्तों माहेश्वर सूत्र है वो कौन सा है, वो है आ ई उ उड़ा। दूसरा है री लृक री लृक। तो यहाँ पर अक पूछा है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक आ ई उ जो हल वर्ड होते हैं वो काउंटर नहीं होते हैं दोस्तों। आ ई उ रीली यही आपके वर्ड आ जाएंगे अक में। तो आ ई उ रीली 18 का दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अक प्रत्याहार में वर्ड आते हैं दोस्तों। एक दिन मैं आपको प्रत्याहार बनाना भी सिखाऊंगा। यहाँ पर ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो क्या आदेश होगा। तो भैया कोई से आ के बाद कोई सा आ आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ आए तो मिलकर दीर्घ आ ही होगा। तो दीर्घ आ सही है। अगला है दोस्तों, यदि री के बाद लृ आए शब्द आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा। 20 का देखेंगे दोस्तों तो हमारा दीर्घ री ही होगा दोस्तों। एक आपने वार्तिक सुना होगा, री लृ बड़यो मिथा सवर्णम वाच्यम, अर्थात री के बाद लृ आए या फिर लृ के बाद री आए तो दीर्घ री हो जाता है। अगला देखते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण है हिमालया दैत्यारी श्रीसा। तो हिम प्लस आलया, हिम से दोस्तों विच्छेद होगा इसलिए यहाँ पर दीर्घ आ है। और दैत्यारी दैत्य प्लस अरि दैत्य तो बड़ा आ गया यहाँ पर। और श्रीसा श्री प्लस ईसा श्री ई बड़ी है, बड़ी ई बड़ा आ तो यहाँ पर ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, अका सवर्णे दीर्घा सूत्र के अनुसार सूत्र के उदाहरणों में री वर्ण का उदाहरण कौन सा नहीं है, इसका क्या कारण है। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझी जाती, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये उदाहरण देने के अज्ञान का सूचक है, लिकार का दीर्घ नहीं होता। तो दोस्तों जो हमारा आपने एक वर्ण सुना होगा, एक होता है री और एक होता है लृ। तो ली वर्ण हो जो होता है दोस्तों तो इसका दीर्घ नहीं होता है, इसका दीर्घ नहीं होता, ये वाला नहीं होता है दोस्तों, इसका दीर्घ री का नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसके उदाहरण भी नहीं मिलते हैं दोस्तों हमें। अगला है होत्रिकार, इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। 23 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वी, अका सवर्णे दीर्घ होत्रिकारा दीर्घ संधि का है। अगला है दोस्तों, दीपावली का संधि विच्छेद होगा तो दीप प्लस अवली ही, 24 का तीसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला है गुरुपदेशा का संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस उपदेशा, गुरु प्लस उपदेशा पहला ही ऑप्शन सही है। अगला है दोस्तों, मातृ प्लस ऋणम, मातृणम किस संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों अका सवर्णे दीर्घा का ही है, पहला ही ऑप्शन है। दोस्तों लगभग हमने आधे प्रश्न कर लिए हैं, जो आज करेंगे प्रश्नोत्तरी उसमें 50 प्रश्न कराएंगे, 26 हो चुके हैं। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन को हमें पूरा जरूर पढ़ना है। यहाँ देख लेंगे दीर्घ संधि का उदाहरण, आगे नहीं पढ़ेंगे नहीं है, और जो हमें पहला ही मिल जाएगा वही आंसर लगा देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है विद्यालया देवालया भानुदया श्रीसा रजनीसा सतीसा दैत्यारी और होत्रिकारा मातृकारा पितृकाला, ये सभी हैं महेशा रमेशा गणेशा सुरेशा, ये सभी काय के हैं, ये गुण संधि के हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अका सवर्णे दीर्घा का जो पहचान है, जहाँ से विच्छेद हो रहा है वहाँ पर बड़ा ई बड़ा ऊ और बड़ा आ हो तो यहाँ पर दीर्घ होगी। देखो विद्यालया विद्या देवा भानु बड़ा ऊ श्री रजनी सती दैत्या होत्री मातृ पितृ समय दीर्घ दीर्घ है, इसीलिए दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। जबकि महेशा दिनेशा रमेशा गणेशा सुरेशा
गुण के हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो दीर्घ का उदाहरण नहीं है वही हमारा आंसर है। अगला है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पर है, कह रहा है आद गुणा का सूत्र है। भैया आद गुणा का सूत्र कौन सा है? आद गुणा सूत्र है किसका है? तो गुण संधि का है। लेकिन जो अदेंग गुणा है वो गुण संज्ञा करने वाला है, ये गुण संधि करने वाला है। अगला है आ या आ के बाद दीर्घ ई या उ, री, ली आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो ऐ, औ, अर, अल हो जाएगा। दोस्तों कोई से आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई, उ, री, ली आए तो दोनों के स्थान पर ऐ, ए हो जाएगा, औ, ओ हो जाएगा, अर, अल, ए, ओ, अर, अल हो जाएगा। है कहीं ए, ओ, अर, अल, पहला ही सही है। अगला है दोस्तों, इसका पहला सही था। आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद री, री आए तो बराबर अर किस संधि में होता है? अच्छा, कोई से आ के बाद कोई सा री आए तो दोनों के मेल से अर हो जाएगा। अर हम बता भी चुके हैं तो किस संधि में होता है? ए, ओ, अर, अल, ए, ओ, अर, अल। तो 30 का हमारा तीसरा सही गुण संधि में दोस्तों होता है। अगला भैया कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? भैया कौन सा गुण संधि का नहीं है? तो दोस्तों इसकी पहचान है ए, ओ, अर, अल। 4 इसमें मात्राएं मिलेंगी, या तो ए की मिलेगी, या फिर ओ की मिलेगी, या फिर अर मिलेगा, और या फिर अल मिलेगा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको हमें देखना है, हमसे पूछा है कि गुण संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये तो हमको बताना है दोस्तों। तो फिर इसमें हमारा हो जाएगा उपेंद्रा, उप प्लस इंद्रा, उपेंद्रा, गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम, उमेशा, उमा प्लस ईसा, उमेशा, पो प्लस अन, पवन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन पूछा गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? गंगोदकम है, उपेंद्रा है, उमेशा है। दोस्तों यहाँ पर पवन नहीं है क्योंकि पो प्लस अन, पवन ये अयादि का है। आगे भी देखेंगे, निम्नलिखित में किसमें आदगुणा सूत्र से संधि है? आदगुणा तो वही है ए, ओ, अर, अल, सूर्योदय, ग्रीष्म ऋतु। देखो सूर्यो क्या रहा है दोस्तों? सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्यो, ओ आ रहा है, ए, ओ आ जाए। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्मर, अर आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु। और गण प्लस ईशा, गणेशा, ए आ रहा है, ए, ओ, अर, अलाएं तो भैया गुण संधि होती है आदगुणा सूत्र से। सभी सही आंसर। अगला है बसंत प्लस ऋतु। अब बसंत के ता में आ हो गया और ऋतु के री में री हो गया तो अर हो जाएगा, बसंत ऋतु हो जाएगा भैया। ए, ओ, अर, अल किस में आते हैं? गुण में ही आते हैं ना, तो गुण संधि हो जाएगी। अगला देखते हैं ब्रह्मर्षि, तो विच्छेद हो जाएगा ब्रह्म प्लस ऋषि। दोस्तों इसका विच्छेद ब्रह्मा प्लस ऋषि भी हो सकता है, वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म प्लस ऋषि करा गया है तो ब्रह्म, तो आ और री, अर हो गया ब्रह्मर्षि, गुण संधि का ही हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पूछा है किस सूत्र से संधि हुई है? तो गुण संधि का सूत्र है आदगुणा, और लेकिन गुण संज्ञा विधायक अधेंग गुणा है। 35 का है गुण संधि युक्त उदाहरणों का समूह नहीं है। किसमें गुण संधि नहीं है? देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सप्तऋषि। सब पे दोस्तों विसर्ग सभी पुल्लिंग में है। सुरेशः, उमेशा, रमेशा, देवेशा, दिनेशा, इंद्रेशा, तवलकारा, ममलकारा, बरसतु। तो दोस्तों हमने आपको बताया ए, ओ, अर, अल, सब में अर आया है, ए आया है, अल आया है, आया नहीं आया है यहाँ पर वर्षा प्लस ऋतु, वर्ष ऋतु। लेकिन देवैश्वर्यम, महेश्वर्यम, वेदेश्वर्यम, तो ये जो है हमारे गुण संधि के उदाहरण नहीं है।
अगला है वृद्धि संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो यह एक होता है वृद्धि रेचि, एक होता है वृद्धरा दैच। लेकिन जो वृद्धरा दैच होता है दोस्तों, ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धि रेचि ये वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। अगला है महा प्लस औषधि। दोस्तों इसको अच्छे से देखना है, औषधि नहीं करना है। महा प्लस औषधि, महोषधि संधि युक्त पद होगा। महा प्लस औषधि महोषधि, तो 37 का पहला ही सही है। महा प्लस औषधि ही सही है। अगला है वृद्धि संधि का जो उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो तथैव है, तथा प्लस एव तथैव। तो भैया जो वृद्धि संधि की पहचान है दोस्तों, ट्रिक हम देखेंगे। डबल चोटी देख लो बीच में जहाँ से संधि हो वहाँ पर, और डबल औ की मात्राएं देख लो, अय या औ, तो समझ लो वृद्धि है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तथैव, सदैव, गंगौगः, ममेव नहीं है। ये गुण का है मम प्लस एव। दो मात्राएं जहाँ से विच्छेद हो वहाँ दो मात्राएं, ये नहीं हर जगह जो मात्राएं। अगला है मम ऐश्वर्यम का संधि विच्छेद होगा मम प्लस ऐश्वर्यम। दोस्तों अहम, माम, मया, मय, मत, मम पे दोस्तों हलंत नहीं लगेगा। हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मम प्लस ऐश्वर्यम, तो हमारा 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा बी वाला। मम प्लस ऐश्वर्यम, मम ऐश्वर्यम हो जाएगा। अगला है दोस्तों अक्ष प्लस ऊहनी। इसमें किसका संधि रूप होगा? अक्षौहिणी, अक्षौहिणी हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। तो अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक का ये उदाहरण है। अगला है दोस्तों, बहुत बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों संधि के, इसलिए अच्छे से तैयार करेंगे हम लोग। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र या फिर वार्तिक कौन सा नहीं है जो वृद्धि नहीं करता है? देखो स्वादि रे ऋणोः, ये तो वृद्धि करता है। प्रावत्सर कंवल वसनाड़दसानाम ऋणेः, ये भी करता है। उपसर्गात् ऋति धातौ, ये भी वृद्धि संधि करता है। ये तीनों करते हैं। लेकिन शकंद्वादि पररूपम वाच्यम, ये जो है भैया वृद्धि संधि नहीं करता है। ये क्या करता है? ये पररूप संधि को करने वाला वार्तिक है। वैसे तो सभी वार्तिक हैं दोस्तों। तो 41 का चौथा ही ऑप्शन सही है दोस्तों। 5 प्रश्न देखते हैं। कह रहा है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम वार्तिक का उदाहरण है, अर्थात अक्ष के बाद ऊहिनी आए, तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा क्या हो जाएगा? अक्षौहिणी हो जाएगा। अक्ष प्लस ऊहिनी आया है ना अक्ष के बाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, टीजीटी में आया हुआ भी है दोस्तों। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से क्या होगा? तो दोस्तों कोई से आ के बाद कोई सा ए आए या फिर अय आए, यानी ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या फिर दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या ए या अय आए, तो दोस्तों दोनों के मेल से अय ही होगी। अय का मतलब है दो मात्राएं ही लगेंगी। तो क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। अगला दोस्तों कोई से आ के बाद कोई सा ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा भैया? दोनों को मिलकर अहो ही हो जाएगा। हम बता भी चुके हैं, या तो फिर दो औ की मात्राएं दो हो या फिर आए हो, अर्थात दो मात्राएं हो चोटी वाली। ये हो गया। ओ या औ के बाद आए तो औ ही होगा। अगला है दोस्तों कौन सा वार्तिक वृद्धि नहीं करता है? प्रादु हो ढोढ़ है से सु, ये तो करता है। ऋत्य च तृतीय समास से ये भी करता है। प्रावत्सर कंबल वसनाण दशाना मृणय, ये भी करता है। लेकिन अद्दु प्रड़ा में चाहिए वृद्धि नहीं करता है। अगला दोस्तों वृद्धि संधि करने वाला जो वार्तिक कौन सा वृद्धि नहीं करता है? अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, ये तो करता है। ऋत्य च तृतीय समास से ये भी करता है। प्रादु होढ़ से सु, ये भी करता है। लेकिन रीलृ मिथा सर्वल्यम वाच्यम, रीलृ मिथा सर्वल्यम वाच्यम, ये जो है वृद्धि करने वाला वार्तिक नहीं है। तो 46 का दोस्तों देखेंगे चौथा हो जाएगा।
ये कौन सा सूत्र है दोस्तों? ये सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है। री और री की आपस में सवर्ण संज्ञा करता है। अगला है दोस्तों वृद्धि संधि का जो उदाहरण कौन सा नहीं, वृद्धि संधि जो है उसका कौन सा उदाहरण नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पर वृद्धि का मतलब जो है अ या ऐ की मात्राएं होंगी वो वृद्धि होगी। नैवम एवं एवं अद्दैव अत्रैव ममैव तथैव जलौघा युम्नौघा वनौषधि महोजस्वी देवोदार्यम प्रार्चति प्रोह स्वैर प्राणम सुखार्ता सकंदु मनीषा मार्तंडा प्रेजते हरेब। तो दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन है ये तो वृद्धि संधि करने वाले हैं, लेकिन शकंधु सक प्लस अंधु, मनीषा मनस प्लस ईशिता मनस प्लस ईसा, मार्तंडा मात प्लस अंडा, प्र प्लस एजते प्रेजते हरे प्लस अब हरेब, ये क्या करते हैं? ये जो है पररूप संधि करते हैं। क्या करते हैं? पररूप संधि करने वाले हैं। इनका है शकंदो आदि पररूपम वार्तिक भी है। दोस्तों अगला है ना प्लस ए का, तो यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर ए मिलके ए बन जाएगी। नए का पद में संधि करने वाला सूत्र कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर संधि करने वाला हमसे सूत्र पूछा गया 48 का, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा वृद्धि रेची, क्योंकि संधि करने वाला पूछा है, संज्ञा करने वाला नहीं पूछा है। संज्ञा वाला पूछता है तो वृद्धा दैच। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है सुमेलित करें, तो देखो यहाँ पर हम दोस्तों सुमेलित करेंगे। पहला है प्रोहा प्रौढ़ा प्रौढ़ी प्रैसा, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा प्रादुहोढ़ है शेषु हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर लिख लेंगे 2। सुखारता दुखारता कष्टारता रित्य तृतीय समास से का है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 3। और स्वैरा स्वैरली ये इधर पहुँच गया, स्वैरा स्वैरम स्वैरी, ये किसका है दोस्तों? ये है तो स्वादि रेड़ो का है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और प्रावत्सर कंबल दसाड़ प्रावत्सार बत्स्तराणम कंबलारणम दसारणम रणारणम बसनारणम, ये किसका है? प्रावत्सर कंबल का है, 5 हो जाएगा। और प्रार्छति प्रणोति प्रांजरते उपार्छति, ये किसका है? ये दोस्तों उपसर्गात रीति धातुओं का, यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमारा हो गया 2 3 1 231 54 हो जाएगा, 231 54 दूसरा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों आज का हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि एड़ संधि का सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों एड़ संधि का सूत्र सभी को कंठस्थ होगा, इको एड़ची। क्या है? इको एड़ची है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसीलिए सभी लोग अच्छे से तैयारी कर लें। और दोस्तों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें भैया। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे हम दूसरा वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।